सो हेलो फ्रेंड्स, इट्स वसीम सर हियर और आज हम लोग सीखने वाले हैं मशीन डिजाइन सब्जेक्ट दैट इज MD1 है ना। तो MD1 में हम लोग हमारा डिजाइन ऑफ शाफ्ट चैप्टर चालू था है ना। तो डिजाइन ऑफ शाफ्ट में हम लोगों ने लास्ट 2 प्रॉब्लम्स लिए हैं। तो आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 3 लेने वाले हैं है ना। तो जो प्रॉब्लम नंबर 3 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। क्यों? क्योंकि ये आज हम लोग जो प्रॉब्लम ले रहे हैं उसमें एक पुल्ली भी रहेगा प्लस एक गियर भी रहेगा है ना। तो जब भी गियर आता है तो उसमें रेडियल और टेंजेंशियल दोनों फोर्सेस आते हैं ना। तो जब दोनों फोर्सेस आते हैं तो स्टूडेंट को सब में ज्यादा इसमें कंफ्यूजन होता है कि जो हमारी हॉरिजॉन्टल लोडिंग डायग्राम होती है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की जो हॉरिजॉन्टल लोडिंग डायग्राम होती है, वहां पे कब फोर्स को अपवर्ड लगाना है और कब फोर्स को डाउनवर्ड लगाना है ना। तो कब फोर्स को अपवर्ड लगाना है और कब फोर्स को डाउनवर्ड लगाना है, कैसे लगाना है, वो समझ में ही नहीं आता है ना। तो इस प्रॉब्लम का एकदम इजी सा सॉल्यूशन आज आपको मिलने वाला है ना। तो उसके लिए वीडियो एंड तक देखना तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सब में फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम का स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। ओके, तो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है, अ ट्रांसमिशन शाफ्ट इज सपोर्टिंग ए स्पर गियर बी है ना। एक स्पर गियर है जो बी है एंड पुली डी एज शोन इन फिगर। फिगर हम लोग को दिया हुआ है डायग्राम में, जैसे कि आप लोग को दिख रहा है ना। The shaft is mounted on 2 bearings A and C. 2 bearings है A और C है ना। The diameter of the pulley and pitch circle diameter of the gear are 400 mm and 300 mm. देखो तो पुल्ली का डायमीटर 400 mm है और गियर का पिच सर्कल डायमीटर कितना है, PCD 300 mm है रिस्पेक्टिवली है ना। A 15 किलोवाट पावर इज ट्रांसमिटेड एट 550 RPM है ना। तो देखो 15 किलोवाट पावर ट्रांसमिट हो रहा है। तो यहाँ पे गिवन डाटा भी साथ ही साथ हम लोग लिख लेते हैं। तो पावर कितना है, 15 किलोवाट का पावर है। इसको वैट में कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग। 15 इंटू 10⁻³ वैट। ओके, एट कितना आरपीएम बोला है उसने, 550 आरपीएम। तो एन का वैल्यू दिया है हम लोग को 550 आरपीएम, जिससे हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ पे टॉर्क मिलने वाला है। डायमीटर ऑफ गियर और डायमीटर ऑफ पुल्ली दिया है। देखो डायमीटर ऑफ पुल्ली कितना है, डायमीटर ऑफ पुल्ली डीपी इज इक्वल टू कितना है, ये है 400 mm। ओके, और क्या दिया है, डायमीटर ऑफ गियर पीसीडी दिया, पिच सर्कल डायमीटर ऑफ द गियर है ना। तो डायमीटर ऑफ गियर इसको डीजी से डिनोट कर देंगे हम लोग, कितना है 300 mm। ओके, अब देखो, अब आगे पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। फ्रॉम द पुली डी टू द गियर बी है ना। F1 and F2 are the belt tensions in the tight and slack sides of the pulley. Okay, while FT and FR are the tangential and radial component of the gear tooth forces. Okay, assume F1 is equals to 3F2। देखो F1 is equals to क्या है, 3F2 है। एक रिलेशन दिया उसने कि F1 is equals to क्या है, 3F2 है, where F1 and F2 are the टेंशन इन द टाइट एंड स्लैक साइड ऑफ द पुली है ना। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, एफ आर इज इक्वल टू FT tan 20 है ना। तो ये स्टैंडर्ड एंगल जो होता है 5 और 20 रहता है जनरली गियर का है ना, स्पर गियर रहेगा। तो एफ आर इज इक्वल टू क्या बोल रहा है, FT tan 20। ओके, तो FT tan 20 है, ये भी लिख लेते हैं हम लोग है ना। ये नहीं भी देता है तो फाइ जो एंगल होता है वो 20 डिग्री रहता है और एफ आर इज इक्वल टू FT tan थीटा tan फाइ होता है और फाइ की वैल्यू कितनी 20 डिग्री होती है स्पर गियर के लिए जनरली। ओके, अब आगे बढ़ लेते हैं। गियर एंड पुल्ली आर की टू द शाफ्ट है ना। गियर और पुल्ली दोनों कैसे एक दूसरे को की वाले शाफ्ट को दोनों भी शाफ्ट पे माउंटेड है डायरेक्टली है ना। इफ द मटेरियल फॉर द शाफ्ट इज 50C4 है ना, 50C4 मटेरियल अगर शाफ्ट का रहेगा, SUT का वैल्यू और SYT का वैल्यू दिया है, नहीं भी दिया है तो वो मटेरियल के हिसाब से हम लोग डाटा बुक से वो वैल्यू निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ पे दिया हुआ देखो, SUT मतलब अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना है, 700 न्यूटन पर mm स्क्वायर है ना। तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ इज 700 न्यूटन पर mm स्क्वायर है ना। और क्या दिया, अल्टीमेट सॉरी यील्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना दिया, 460 न्यूटन पर mm स्क्वायर है ना। तो SYT दैट इज yield tensile strength is 460 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, अब देखो लास्ट पढ़ लेते क्या है, डिटरमाइन द शाफ्ट डायमीटर यूजिंग ए सेमी कोड। ए सेमी कोड का डिजाइन यूज करना है ना। इफ KB एंड KT इज इक्वल टू 1.25 है ना। KB और KT कंबाइंड शॉक एंड फटीग फैक्टर दिया है, टेंशन एंड इन बेंडिंग दोनों दिया हुआ, दोनों सेम है। KB एंड KT बोथ आर इक्वल टू 1.25 और हम लोग को निकालना है डायमीटर ऑफ द शाफ्ट, हम लोग को निकालना है यहाँ पे। ओके, सारा का सारा प्रॉब्लम समझ में आ गया। अब चलो अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन में सब में फर्स्ट क्या निकालेंगे हम लोग, सब में फर्स्ट हम लोग
काउ की वैल्यू निकालेंगे, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की वैल्यू निकालेंगे ना। अकॉर्डिंग टू एएसएमई कोड हम लोग को मटेरियल के हिसाब से दो वैल्यू मिले हैं, एसयूटी और एसवाईटी, है ना। तो दो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ और यील्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ दोनों के हिसाब से हम लोग को दो शेयर स्ट्रेस के वैल्यू मिलेंगे, है ना। दोनों में से जो मिनिमम रहेगा उसको हम लोग को आगे यूज करना है ना। तो समय पहले देखो टाउ मैक्स, है ना, इज इक्वल टू, क्या करते हैं हम लोग अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ के बेसिस पे निकालते हैं, क्या रहता है फॉर्मूला हमारा, है ना, इट इज इक्वल टू 75% ऑफ अल्टीमेट शेयर स्ट्रेस, और अल्टीमेट शेयर स्ट्रेस कितना रहता है, 18% ऑफ अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ रहता है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 75% का 0.75, है ना, और 18% का 0.18, है ना, इनटू अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ दैट इज एसयूटी को यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पे फिर हम लोग क्या कर देंगे, 0.75 इंटू 0.18 इंटू एसयूटी का वैल्यू कितना है हमारा 700, तो यहाँ पे ये 700 पुट कर दो, है ना। तो अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हम लोग को टाउ मैक्स की वैल्यू, या फिर टाउ भी बोल सकते हैं, सिंपल टाउ मैक्स या टाउ शेयर स्ट्रेस का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा 94.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, है ना। तो ये मिल गया हम लोग को अकॉर्डिंग टू एसयूटी, है ना, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ के हिसाब से मिल गया, है ना। तो सेम हम लोग को टाउ मैक्स का वैल्यू निकाल लेना है अगेन, है ना, किसके बेसिस पे, अभी यील्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ के बेसिस पे, है ना। तो अभी यील्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ के बेसिस पे, टेंसाइल स्ट्रेंथ पे क्या होता है, यील्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ के हिसाब से, देखो यील्ड शेयर स्ट्रेस इज 75% ऑफ टाउ मैक्स, है ना, और वो जो यील्ड शेयर स्ट्रेस होता है वो यील्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ की कितना होता है, 30% का होता है ना। तो या फिर सिंपली बोलेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0.75 for 75% इंटू, अब ये इधर जो 18% था, इधर कितना रहेगा, वो 30% होता है ना। 30% का 0.3 आ जाएगा इंटू एस वाई टी यील्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ, है ना। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं हम लोग, देखो 0.75 इंटू 0.30 इंटू एस वाई टी कितना है 460, है ना। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हम लोग को टाउ मैक्स का वैल्यू अगेन मिल जाएगा 103.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, है ना। दिस डिजाइन इज बेस्ड ऑन द SYT यील्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ, है ना। अब दोनों में से मिनिमम वैल्यू कौन सा है, 94.5 है ना। तो टाउ मैक्स का वैल्यू हम लोग यूज करेंगे, टाउ का वैल्यू हम लोग यूज करेंगे 94.5, है ना, 94.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, है ना। ये वाला वैल्यू हम लोग इसका आगे यूज करने वाले फर्दर, ओके, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो टाउ का वैल्यू मिल गया हम लोग को, अब क्या करना, जनरल प्रोसीजर, समय पहले क्या करते हैं हम लोग, टॉर्क निकालते हैं ना। तो समय पहले पावर का फॉर्मूला पावर हम लोग को दिया हुआ है, पावर के फॉर्मूले से हम लोग क्या करेंगे, टॉर्क की वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलो टॉर्क निकाल लेते, क्या है फॉर्मूला, P इज इक्वल टू वही हमारा सॉम वाला फॉर्मूला 2 पाई NT डिवाइडेड बाय 60, है ना। तो पावर की वैल्यू कितनी है, पावर की वैल्यू है 15 किलोवाट था तो उसको वैट में कर दिया, 2 पाई n की वैल्यू आरपीएम 550, तो यहाँ पे 550 टॉर्क, है ना। टॉर्क हम लोग को मिलने वाला है T, डिवाइडेड बाय 60, टॉर्क के फॉर्म में फॉर्मूले को कन्वर्ट कर दो, तो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 इंटू 10⁻³ इंटू 60, है ना, डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 2 पाई इंटू 550, है ना। तो यहां से हम लोग को टॉर्क का वैल्यू मिल जाएगा ना। जो भी देखो पावर के फॉर्मूले से जब भी हम लोग को टॉर्क मिलेगा, या फिर पावर के फॉर्मूले में यहाँ पे जब भी हम लोग को टॉर्क पुट करना होगा, तो वो टॉर्क कैसा रहेगा, वो न्यूटन मीटर में रहेगा, है ना। इससे जो वैल्यू मिलेगी टॉर्क की वो न्यूटन मीटर में रहेगी, या फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करना है तो न्यूटन मीटर में ही पुट करना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे हम लोग को टॉर्क का वैल्यू मिल गया 260.43 न्यूटन मीटर, है ना। तो इस न्यूटन मीटर को न्यूटन mm में कर दो, सिंपली क्या करना है, इंटू 10⁻³ न्यूटन mm, ओके। तो यहां से हम लोग को टॉर्क की वैल्यू मिल गई T, इसको हम लोग mt भी बोल सकते हैं, या फिर सिंपली इसको टॉर्जनल मोमेंट या mt से भी इसको डिनोट कर सकते हैं, T से भी डिनोट कर सकते हैं, ओके। अब टॉर्क मिल गया हम लोग को, अब यहाँ पे हमारे पास एक पुल्ली है, एक गियर है। तो सबसे पहले हम लोग पुल्ली के लिए कैलकुलेशन करेंगे। पुल्ली पे हमारे पास दो टेंशन है, F1 और F2। जैसे कि हम लोग को हर बार इसका टेंशन इन टाइट साइड दिया हुआ होता था, है ना, लेकिन आज यहाँ पे इस प्रॉब्लम में हम लोग को टेंशन इन कोई भी टेंशन नहीं दिया, लेकिन हम लोग को एक चीज दिया, उसने क्या दिया, रिलेशन दिया है। देखो F1 इज इक्वल टू 3F2 बोला है ना, तो F1 F2 का रिलेशन दिया है, प्लस हम लोग को पावर दिया, उससे टॉर्क मिल गया हम लोग को ना। तो टॉर्क पता है, F1 F2 का रिलेशन पता है, तो हम लोग F1 F2 की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं ना।
तो चलो, तो क्या करना है अभी हम लोग को, वो वाला फॉर्मूला नहीं यूज करना है ना। पहले क्या करते थे हम लोग, ई रेस टू म्यू थीटा T1 by T2 इज इक्वल टू ई रेस टू म्यू थीटा वाला फॉर्मूला यूज करते थे। यहाँ पे हम लोग को म्यू भी नहीं दिया, थीटा भी नहीं दिया, है ना, लेकिन डायरेक्टली उसका रिलेशन दे दिया ना। वहां से हम लोग को F1 F2 का रिलेशन मिलता था, F1 F2 का रिलेशन डायरेक्टली दे दिया, तो वो फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं। फिर कौन सा वाला करेंगे, टॉर्क वाला फॉर्मूला, है ना। तो टॉर्क वाला फॉर्मूला क्या होता था, वो पहले यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, है ना, फॉर पुली विच पुली सिर्फ लिखेंगे फॉर पुली, है ना, क्योंकि एक पुली है और एक गियर है ना, तो स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं, फॉर पुली कैलकुलेशन, है ना। तो यहाँ पे क्या कैलकुलेशन करेंगे, टॉर्क या फिर mt टॉर्जनल मोमेंट इज इक्वल टू क्या रहता है, T1 माइनस T2 इंटू R, है ना। तो T1 T2 की जगह पे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे F1 माइनस F2 इंटू R, R मतलब रेडियस, रेडियस इज ऑलवेज हाफ ऑफ द डायमीटर, है ना। तो यहाँ पे लिख सकता हूं मैं डायमीटर ऑफ पुल्ली dp डिवाइडेड बाय 2। ओके, टॉर्क की वैल्यू तो हमको पता है, यहाँ पे कितना दिया है 260.43 इंटू 10⁻³ है ना। अब F1 इज इक्वल टू क्या है, F1 इज इक्वल टू 3F2 है ना। तो F1 के जगह पे 3F2 पुट कर देंगे हम लोग, है ना। क्या कर देंगे, 3F2 माइनस F2, ओके, इंटू dp बाय 2, डायमीटर ऑफ पुल्ली कितना है 400 डिवाइडेड बाय 2, या फिर डायरेक्टली आप लोग 200 लिख सकते हो, ओके। और यहाँ पे क्या है, इज इक्वल टू का सिंबल है, इसको लगाना ना भूलना तो चलो अब यहां से F2 को कॉमन निकाल लेंगे हम लोग। तो देखो 260.43 इंटू 10⁻³ है ना, इज इक्वल टू यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, F2 को कॉमन निकाल लेंगे, है ना। F2 को कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, 3 माइनस, यहाँ पे F2 कुछ नहीं है, मतलब क्या रहता है 1 रहता है, 3 माइनस 1, है ना, इंटू इधर 200 लिख देता हूं मैं नीचे ना, मल्टीप्लिकेशन में इसके इंटू 200 लिख देता हूं। तो 3 माइनस 1 क्या होता है, 2 होता है ना। और ये 2 कैंसिल हो गए थे, वापस 400 ही हो जाएगा। देखो तो क्या हो जाएगा, 360.43 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू F2। अब देखो 3 माइनस 1 क्या हो गया, 2 हो गया, 2 इंटू 200 क्या हो गया, अगेन इट इज 400, है ना। तो F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 260.43 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 400, है ना। तो यहां से F2 का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा 651.09, है ना, न्यूटन, 651.09 न्यूटन, ये मिल गया हम लोग को F2 का वैल्यू, है ना। अब लगे हाथ तो F1 निकाल लेते हैं। F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो F1 इज इक्वल टू क्या है, 3F2 है ना। तो F1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स F2, F2 का वैल्यू कितना है 651.09, है ना। तो इसको पुट कर दो, तो यहाँ पे F1 का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा 1953.26 न्यूटन, है ना, 1953.26 न्यूटन। तो यहाँ पे हम लोग को F2 और F1 दोनों के दोनों वैल्यू हम लोग को यहाँ पे मिल चुके हैं, है ना। अब बारी है गियर की। गियर पे हमारे पास यहाँ पे दो फोर्सेस होते हैं ना, एक तो टेंजेंशियल फोर्स होता है, एक तो रेडियल फोर्स होता है। डायरेक्टली हम लोग को डायग्राम दिया है तो ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। तो यहाँ पे ऑलवेज नहीं भी दिया है तो ऐसे ही फोर्स रहेगा, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल फोर्स रहेगा, टेंजेंशियल और रेडियल फोर्स को हम लोग बोलते हैं, ओके। अब ये दोनों फोर्सेस की वैल्यू हम लोग को निकालना है ना। गियर का कैलकुलेशन करने से पहले सब में फर्स्ट एक चीज हम लोग निकाल लेते हैं, विच इज दैट के जो भी हमारा पुल्ली है, हमारा पुल्ली की वजह से जो शाफ्ट है, शाफ्ट के ऊपर कितना लोड आ रहा है, टोटल लोड एक्टिंग ऑन द शाफ्ट ड्यू टू पुली, है ना। तो पुली उसमें क्या रहेगा, सब में फर्स्ट तो रहेगा पुली का वेट, लेकिन वेट यहाँ पे दिया नहीं है तो वेट को हम लोग निगलेक्ट कर देंगे, है ना। तो वेट को छोड़ने के बाद क्या रहता है, टेंशन से ना, F1 और F2, ये जो टेंशन से जो खींच रहा है, बेल्ट पुली को खींच रहा है, तो पुली का लोड डायरेक्टली शाफ्ट पे आएगा, है ना। तो ये दोनों टेंशन की वैल्यू भी उसमें ऐड हो जाएगी, है ना। तो टोटल लोड क्या हो जाएगा, वेट ऑफ द पुली प्लस F1 प्लस F2, है ना, लेकिन वेट नहीं दिया, निगलेक्ट कर दो। तो टोटल लोड ऑन द पुली इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो कहां पे लिखूं, इधर लिख देता हूं, है ना। इसको हम लोग रफ कर देते हैं, थोड़ा सा ये वाला पोर्शन रफ कर देते हैं, ये वाले पोर्शन को रफ करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं टोटल लोड एक्टिंग ऑन द शाफ्ट ड्यू टू पुली, WP लिख देता हूं मैं यहाँ पे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2, ओके। तो F1 की वैल्यू कितनी है, F1 है 651.09, कि F2 है, वो F2 है, इट इज F2। F1 कितना है फिर 1953.26, तो 1953.26 प्लस कितना है 651.09, 651.09, है ना। तो यहाँ पे टोटल लोड एक्टिंग ऑन द शाफ्ट ड्यू टू पुली, WP इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर देंगे तो इसका वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा 2604.25, है ना, 2604.25 न्यूटन, है ना। तो ये मिल गया टोटल लोड
एक्टिंग ऑन द शाफ्ट ड्यू टू पुली। ओके, अब गियर के कैलकुलेशंस पे जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं फॉर गियर, है ना। तो गियर के लिए क्या करेंगे हम लोग, के लिए एकदम सिंपल सा होता है। देखो फोर्स इज टॉर्क का बेसिक सा फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू रेडियस। तो हम लोग को भी वही करना है। तो फोर्स यहाँ पे फोर्स कौन सा वाला लेंगे हम लोग, टेंजेंशियल फोर्स, है ना। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेंजेंशियल फोर्स Ft इंटू रेडियस। अब रेडियस इज इक्वल टू क्या होता है, रेडियस इज डायमीटर का हाफ होता है ना। तो डायमीटर ऑफ गियर डिवाइड बाय 2। तो फोर्स इंटू रेडियस, टॉर्क का फॉर्मूला सिंपल बेसिक सा फॉर्मूला वही है, उसी को यूज करना है हम लोग को, कुछ भी ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं करना है। ओके, तो चलो अब यहाँ पे सारे के सारे वैल्यू पुटअप कर देते हैं हम लोग। हमारे पास सारे वैल्यू है। टॉर्क की वैल्यू कितनी है, टॉर्क की वैल्यू है 260.43 इंटू 10⁻³ है ना, इज इक्वल टू Ft निकालना है हम लोग को। डायमीटर ऑफ गियर इज 300 mm डिवाइड बाय 2। ओके, ये मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पे। अब 300/2 मतलब 150 इधर डिवाइडेशन में आ जाएगा। तो टेंजेंशियल फोर्स Ft इज इक्वल टू 260.43 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 150। तो यहां से टेंजेंशियल फोर्स हम लोग को मिल जाएगा 1736.2 न्यूटन, है ना। तो ये मिल गया हम लोग को टेंजेंशियल फोर्स, है ना। और रेडियल फोर्स निकालने के लिए हमारे पास इक्वेशन ऑलरेडी है, जो प्रॉब्लम में ही दिया है। देखो Fr इज इक्वल टू क्या है, Ft tan 20, है ना। तो Fr इज इक्वल टू क्या रहेगा, Ft tan ऑफ 20। तो Ft कितना है, 1736.2 tan ऑफ 20। तो यहां से रेडियल Fr की वैल्यू, रेडियल फोर्स की वैल्यू हम लोग को मिल जाएगी 631.92 न्यूटन, है ना। तो ये मिल गई हम लोग को रेडियल फोर्स की वैल्यू 631.92। ओके, तो अब अपने को देखना है कि टोटल फोर्स, है ना। अब टोटल फोर्स जो एक्ट होने वाला है किसका, गियर के वजह से, शाफ्ट के ऊपर जो टोटल फोर्स एक्ट होने वाला वो हम लोग को देखना है ना। अब पुली को हम लोगों ने देखा डायग्राम में, ऑलरेडी हम लोग को क्लियरली बताया था कि उसके दोनों टेंशन डाउनवर्ड थे, है ना। मतलब पूरा का पूरा फोर्स कैसा आएगा, वर्टिकल फोर्स आने वाला है। तो वर्टिकल लोडिंग डायग्राम में पूरा का पूरा फोर्स उसका आएगा इतना, ये वर्टिकल लोडिंग डायग्राम में आएगा, है ना। हॉरिजॉन्टल लोडिंग डायग्राम में पुली पे कोई भी फोर्स नहीं आने वाला है, क्लियरली दिख रहा है, दोनों फोर्स डाउनवर्ड है। कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है क्या, नहीं है पुली पे, है ना। लेकिन गियर पे हम लोग को दिख रहा है, गियर पे ऑलवेज ऐसे ही होता है ना, एक वर्टिकल भी फोर्स होता है और हॉरिजॉन्टल भी फोर्स होता है, क्योंकि वो मेशिंग में रहता है ना। तो यहाँ पे दोनों फोर्स है, वर्टिकल भी है, हॉरिजॉन्टल भी है ना। तो यहाँ पे सिंपल देखो, गियर का वेट तो नहीं दिया, अगर गियर का वेट देता था तो वेट ऑलवेज डाउनवर्ड रहेगा, है ना। तो वेट वर्टिकल फोर्स में आता था, है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग इसके टोटल वर्टिकल फोर्स एक्टिंग ऑन द गियर और टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्टिंग ऑन द गियर यहाँ पे लिख देते हैं, है ना। तो समय पहले वर्टिकल फोर्स, है ना। अभी देखो वर्टिकल फोर्स, टोटल वर्टिकल फोर्स एक्टिंग ऑन द शाफ्ट ड्यू टू गियर इज इक्वल टू क्या रहेगा, वर्टिकल फोर्स में क्या आता है, वेट ऑफ द गियर भी आएगा। लेकिन वेट ऑफ द गियर दिया गया यहाँ पे नहीं दिया, है ना। तो उसको हम लोग निग्लेक्ट कर देंगे ना। तो इसके लिए फिर वर्टिकल फोर्स क्या है, Fr है ना। तो टोटल फोर्स, वर्टिकल फोर्स एक्टिंग ऑन द शाफ्ट ड्यू टू गियर इज इक्वल टू Fr, है ना, विच इज इक्वल टू 631.92 न्यूटन, है ना। अब टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स देखो, टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्टिंग ऑन द शाफ्ट ड्यू टू गियर इज इक्वल टू क्या रहेगा, हॉरिजॉन्टल में वेट नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल कंपाउंड आएगा। हॉरिजॉन्टल कंपाउंड क्या है यहाँ पे, इसका Ft है ना। तो इज इक्वल टू क्या रहेगा, Ft रहेगा, है ना। और Ft का वैल्यू कितना है हम लोगों ने निकाला यहाँ पे 1736.2, है ना, 1736.2 न्यूटन। ओके, तो ये दो फोर्सेस रहेंगे जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लोडिंग डायग्राम में आएंगे बाय दी गियर्स, है ना, गियर्स की वजह से आएंगे। समझ में आया। चलो बढ़ते हैं वर्टिकल लोडिंग डायग्राम की तरफ। वर्टिकल लोडिंग डायग्राम निकालेंगे, फिर हॉरिजॉन्टल लोडिंग डायग्राम निकालेंगे, है ना। उसके बाद फिर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलेगा, उसके लिए ये सब रफ करना पड़ेगा हम लोग को, है ना, तभी हम लोग यहाँ पे डायग्राम बना पाएंगे। ओके, तो चलो सब में फर्स्ट हम लोग यहाँ पे ये वर्टिकल लोडिंग डायग्राम ले लेते हैं। वर्टिकल लोडिंग डायग्राम, है ना, VLD शॉर्टकट में लिख देते हैं इसको, वर्टिकल लोडिंग डायग्राम। ओके, अब यहाँ पे पॉइंट्स कौन से आएंगे, ABCD, है ना, 4 पॉइंट है ABC, और यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग D पॉइंट ले लेते हैं ना, ABCD पॉइंट ले लेंगे। ये है पॉइंट A, दिस इज सपोज B, दिस इज C एंड दिस पॉइंट D। ओके, अब यहाँ पे A और C पे क्या है, बेरिंग्स है। बेरिंग से मतलब यहाँ पे सपोर्ट आएगा, है ना। तो यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शंस लगा दो डाउनवर्ड, है ना। ये आ जाएगा RA सपोर्ट रिएक्शन एट A,
और सी पे आ जाएगा आरसी, सपोर्ट रिएक्शन एट सी, आरसी। ओके, अब बी पॉइंट पे क्या है, बी पॉइंट पे गियर माउंटेड है ना, गियर माउंटेड है ना। तो वर्टिकल लोडिंग डायग्राम में गियर की वजह से कौन सा फोर्स आ रहा है, एफ आर आ रहा है ना। अब ये जो एफ आर है यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है एफ आर डाउनवर्ड है ना। अब एफ आर डाउनवर्ड है तो उसको एज इट इज यहाँ पे हम लोग डाउनवर्ड पुट कर देंगे, कोई भी कंसिडरेशन चेंज नहीं होगा। डाउनवर्ड है तो एज इट इज डाउनवर्ड लगा दो, डायग्राम में ऑलरेडी डाउनवर्ड बता रहा है तो यहाँ पे भी डाउनवर्ड फोर्स इसको बता देना है हम लोग को, है ना। इसको भी ऑलरेडी डाउनवर्ड फोर्स यहाँ पे बता दो, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। ओके, एज इट इज यहाँ पे इसको डाउनवर्ड फोर्स बता दो। एफ आर की वैल्यू लिख देता हूं मैं डायरेक्टली 631.92 न्यूटन। ओके, अब फोर्स ड्यू टू पुल्ली की वजह से तो डायरेक्टली वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स आ रहे हैं दोनों भी, तो ये भी वर्टिकली फोर्स डाउनवर्ड रहेगा। जो टोटल फोर्स रहेगा कितना है 2604.25 है ना। तो यहाँ पे वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स हम लोग को यहाँ पे बता देना है, जिसका मैग्नीट्यूड रहेगा 2604.25 न्यूटन। ओके, अब देखो यहाँ पे हमारा वर्टिकल लोडिंग डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है सपोर्ट रिएक्शन निकालने की। क्या करना है हम लोग को, इसको सिंपली सपोर्टेड बीम कंसीडर करना है। सिंपली सपोर्टेड बीम कंसीडर कर देंगे हम लोग, तो हम लोग को यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन निकालना है आर ए और आर सी, है ना। तो उसका कैलकुलेशन इधर कर लेते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पे ये वाला पोर्शन में मिटा देता हूं, है ना। यहाँ पे कर लेते कैलकुलेशन इसका। हाँ, चलो क्या करेंगे, क्या करते हैं हम लोग मैकेनिक्स में क्या करते थे वही करना है। समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स इज आउट पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, ए इज इक्वल टू 0, है ना। क्या होता है, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, है ना। तो ए पॉइंट से मोमेंट लेना, समय पहले ये कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। डिस्टेंस कितना है इसका, सारा डिस्टेंस 400 है ना, एंड ऑल डायमेंशंस आर इन एमएम, है ना। तो देखो यहाँ से कैसा क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, तो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो पॉजिटिव आ जाएगा, है ना। तो 631.92 है ना, इनटू डिस्टेंस कितना है ए पॉइंट से इसका 400 है ना। उसके बाद आरसी ले लो, आरसी कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो क्या आ जाएगा, माइनस आरसी इनटू, अब ए पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना है, ये 400 प्लस 400 कितना हो गया 800, है ना। तो माइनस आरसी इंटू 800, है ना। अब उसके बाद नेक्स्ट वाला फोर्स, ये वाला फोर्स 2604 वाला, है ना। ये डाउनवर्ड है, कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज, है ना। तो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, प्लस 2604.25 इनटू, अब यहां से इसका डिस्टेंस देखो कितना है, 400 प्लस 400 प्लस 400 कितना हो गया 1200, है ना। ए से उसका डिस्टेंस है 1200 mm, है ना। तो यहाँ पे इनटू क्या कर देंगे हम लोग 1200 mm इज इक्वल टू 0। ओके, अब निकालना है हम लोग को आरसी, है ना। तो आरसी को इधर ले लो, तो आरसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 631.92 इंटू 400, है ना, प्लस, है ना, ये भी आ जाएगा 2604.25 इंटू 1200, है ना, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा ये 800, है ना। सिंपल सा कैलकुलेशन है, वही वाला कैलकुलेशन है जो हम लोग पहले करते थे मैकेनिक्स में, है ना। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो यहां से हम लोग को आरसी का वैल्यू मिल जाएगा 4222.48 न्यूटन, है ना। ये मिल गया आरसी का वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूं मैं, है ना। तो हम लोग को आसानी होगी फर्दर कैलकुलेशन में, है ना। 48 ये मिल गया आरसी का वैल्यू। अब ऐसे आरए का वैल्यू निकालना है, क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं करना है, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, है ना। तो देखो अपवर्ड फोर्सेस कौन से आरए और आरसी, ये दो अपवर्ड है ना। तो आर ए प्लस आरसी का वैल्यू पुट कर दो, आरसी का वैल्यू अभी मिला है हम लोग को कितना है 4222.48, और डाउनवर्ड कौन सा दोनों डाउनवर्ड है तो माइनस में आएंगे, है ना। तो क्या आ जाएगा माइनस 631.92 माइनस 2604.25 इज इक्वल टू 0। ओके, अब आर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो आर ए इज इक्वल टू सारे के सारे इज इक्वल टू के उधर लेके जाओ, साइन चेंज हो जाएंगे सबके, है ना। समय पहले ये जो नेगेटिव थे पॉजिटिव हो जाएंगे, 631.92, है ना, प्लस 2604.25, और ये माइनस हो जाएगा माइनस 4222.48, है ना। तो यहां से हम लोग को आर ए का वैल्यू मिल जाएगा, कितना मिल गया आर ए का वैल्यू देखते हैं, आर ए इज इक्वल टू
-986.21 न्यूटन, है ना। तो देखो यहाँ पे ये वैल्यू हम लोग को माइनस में मिल गया, है ना। अब माइनस में तो फोर्स रहेगा क्या, नहीं रहेगा, रिएक्शन माइनस में कभी होती ही नहीं है ना। अभी माइनस साइन आया मतलब इसका मीनिंग क्या है, माइनस साइन आया मतलब इसका मीनिंग ये है कि हम लोगों ने डायग्राम में जो इसका डायरेक्शन यूज किया था, जो अपवर्ड डायरेक्शन यूज किया था, वो अपवर्ड ना होते हुए ये डाउनवर्ड फोर्स है ना। मतलब ये रिएक्शन ऐसे ऊपर नहीं होते हुए किधर है, नीचे की तरफ डायरेक्शन आएगी ना। तो ये माइनस साइन को इसके यहाँ पे हटा दो, है ना, और इसका डायरेक्शन चेंज कर दो, यहाँ पे डायरेक्शन बता दो डाउनवर्ड, है ना। तो यहाँ पे भी डायग्राम में हम लोग क्या करेंगे, इसका डायरेक्शन चेंज कर देंगे, है ना। आरए फोर्स को अभी हम लोग यहाँ पे डाउनवर्ड बताएंगे, है ना। तो ये रहेगा हमारा आरए 986.21, है ना, 986.21 का आ गया, डायरेक्शन चेंज कर, देखो माइनस में साइन में आया जब भी वैल्यू डायरेक्शन चेंज कर देना। ओके, अब डायरेक्शन चेंज हो गया, अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन की तरफ जाना है ना। जैसे कि आप लोग को पता है, सिंपली सपोर्टेड बीम रहने दो, कंटीन्यूअस बीम रहने दो, कॉर्नर पॉइंट के मोमेंट जीरो रहेंगे, ये और ये कॉर्नर पॉइंट के मोमेंट जीरो रहेंगे, भले ही बीच में रिएक्शन आने दो, कॉर्नर पॉइंट के मोमेंट जीरो रहेंगे, सिर्फ मोमेंट एट पॉइंट बी और सी निकलेगा, दो ही का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे मिलने वाला है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, मोमेंट एट पॉइंट बी देखते हैं, बी के लेफ्ट में ये फोर्स है, कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो पहले लिख देता हूं, बेंडिंग मोमेंट बीएम कैलकुलेशंस, है ना। तो सबसे पहले निकालेंगे मोमेंट एट पॉइंट बी, इज इक्वल टू क्या आएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो माइनस 986.21 इंटू डिस्टेंस कितना है, बी से डिस्टेंस है 400, है ना। तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा -394.48 इंटू 10⁻³ है ना, न्यूटन mm। ओके, अब सेम वे बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी लेते हैं ना। तो देखो मोमेंट एट पॉइंट सी इज इक्वल टू, अब देखो सी के राइट साइड के फोर्सेस देख रहे हैं, अब राइट साइड में क्या कंसीडरेशन रहता है, क्लॉकवाइज रहा तो नेगेटिव रहता है। अब यहां से देखो, यहां से फोर्स देख रहे कैसे जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है ना। तो डाउनवर्ड मोमेंट जितना भी होता है, जब भी फोर्स डाउनवर्ड जा रहा है तो डाउनवर्ड मोमेंट्स आर नेगेटिव, है ना। और जो अपवर्ड मोमेंट रहेगा, जब भी फोर्स अपवर्ड जा रहा है तो अपवर्ड मोमेंट क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है ना। जब भी फोर्स डाउनवर्ड आ रहा है तो डाउनवर्ड मोमेंट नेगेटिव, जब भी फोर्स अपवर्ड जा रहा है तो अपवर्ड मोमेंट पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे कोई अपवर्ड फोर्स है क्या, नहीं है। इसके यहाँ पे मोमेंट ले रहे तो लेफ्ट में देखो सारे डाउनवर्ड फोर्स है, यहाँ पे मोमेंट ले रहे तो इसके लेफ्ट में देखो सारे डाउनवर्ड फोर्स है, तो डाउनवर्ड मोमेंट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, है ना। तो मोमेंट एट पॉइंट सी ले लो, सी के राइट के फोर्स देख रहे हैं डाउनवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड मोमेंट क्या है, नेगेटिव है। तो देखो कितना है, 2604.25, है ना। तो क्या आ जाएगा 2604.25 इंटू सी से इसका डिस्टेंस कितना है, 400 है ना। तो 400, तो यहाँ पे ये माइनस में आएगा क्योंकि डाउनवर्ड मोमेंट है। तो मोमेंट एट पॉइंट सी का वैल्यू यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा -1041.74 इंटू 10⁻³ न्यूटन mm, है ना। ये भी न्यूटन mm में है ना। तो न्यूटन mm में ये हम लोग को मोमेंट मिल गया दोनों भी। अब इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी निकाल लेते साथ ही साथ, है ना। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे हम लोग, रेफरेंस लाइन, है ना। इसके मोमेंट रहेंगे, अब देखो ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, है ना। तो हमारा तो नेगेटिव में जाएगा डायग्राम, तो ऊपर ले लेते हैं हम लोग, है ना, डायग्राम बना लेते हैं ना। मोमेंट एट पॉइंट ए 0 है, मोमेंट एट पॉइंट डी भी 0 है। अब मोमेंट एट पॉइंट सी और बी हम लोग को लेना है। देखो बी का वैल्यू कम है और सी का वैल्यू ज्यादा है ना। तो यहाँ पे सी का पॉइंट हम लोग यहाँ पे नीचे दिखा देते, बी का पॉइंट यहाँ पे दिखा लेते हैं। तो इसको डायरेक्ट ज्वाइन कर दो, कोई यूडीएल नहीं है। अगर यूडीएल आता है तो कर्व आएगा, है ना, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में, नहीं तो डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट ज्वाइंट होती है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, ये सी है, ये बी है, ये सी है ना। तो मोमेंट एट पॉइंट बी कितना है हमारा 394.48। अब ये नीचे हम लोग डायग्राम बना दिए तो यहाँ पे वापस नेगेटिव वैल्यू साइन देने की जरूरत नहीं, क्योंकि डायग्राम नीचे आ रहा है मतलब वो ऑलरेडी नेगेटिव है, इंटू 10⁻³ है ना। और यहाँ पे कितना है 1041.74 इंटू 10⁻³। ओके, तो ये बन गई हमारी हॉरिजॉन्टल लोडिंग डायग्राम और उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया, है ना। सॉरी, वर्टिकल लोडिंग डायग्राम और उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया। अब बारी है हॉरिजॉन्टल लोडिंग डायग्राम की, है ना। तो हॉरिजॉन्टल लोडिंग डायग्राम के लिए क्या करेंगे हम लोग, हॉरिजॉन्टल लोडिंग डायग्राम के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं हम लोग, है ना। रेफरेंस लाइन बता देंगे यहाँ पे, ये पॉइंट ए हो गया हमारा, ये बी हो गया, ये सी और ये पॉइंट हो गया डी। ओके,
अब सपोर्ट रिएक्शंस कहाँ कहाँ पे, ए और सी पे बेरिंग है ना, तो उसी तरह सेम हम लोग ए और सी पे यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शंस बता देंगे। ऑलवेज स्टार्टिंग में सपोर्ट रिएक्शन अपवर्ड ही बताना है आप लोगों को। देखो यहाँ पे आ जाएगा ये आर ए एंड दिस इज आर सी। अब देखो हॉरिजॉन्टल लोडिंग डायग्राम में यहाँ पे पुल्ली का तो कोई लोड नहीं आएगा, पुल्ली के दोनों भी लोड कैसे थे, वर्टिकली डाउनवर्ड थे, तो वो वर्टिकल लोडिंग डायग्राम में आ चुके हैं, है ना। अब ये हमारा हॉरिजॉन्टल लोडिंग डायग्राम दैट इज एचएलडी, है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो गियर का कंपोनेंट था उसका जो रेडियल कंपोनेंट था वो वर्टिकल था, वो भी यहाँ पे वर्टिकल लोडिंग डायग्राम में आ चुका है ना। अब बचा सिर्फ एक ही हॉरिजॉन्टल लोड, है ना, जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टली कैसा है, लेफ्टवर्ड है ना, कैसे जा रहा है, लेफ्टवर्ड जा रहा है ना। अब बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि इस लोड का डायरेक्शन यहाँ पे एचएलडी डायग्राम में कैसा आएगा, है ना, ये वर्टिकली अपवर्ड आएगा या वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लोड है लेकिन हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं वर्टिकल डायग्राम में उसको, है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूजन होता है ना। तो इसका एकदम सिंपल सा कंसिडरेशन मैं आपको बताता हूँ। क्या है कंसिडरेशन, एकदम सिंपल है। देखो क्या करना है हम लोग को, सब में पहले मिटा देते हैं हम लोग। अगर हमारा जो भी गियर के जो वैल्यूज दिए और यहाँ पे जो भी फोर्स हम लोग को दिया हुआ है ना, यहाँ पे जो भी हॉरिजॉन्टल फोर्स हम लोग को दिया है, अगर ये हॉरिजॉन्टल फोर्स की डायरेक्शन लेफ्टवर्ड है, जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पे लेफ्टवर्ड है ना, अगर एच एल डी डायग्राम में, हॉरिजॉन्टल लोडिंग डायग्राम में फोर्स की डायरेक्शन कैसी है, लेफ्टवर्ड है, तो आपको उसको यहाँ पे एचएलडी डायग्राम में उसको कैसे लेना है, डाउनवर्ड लेना है ना। अगर लेफ्टवर्ड है तो उसको डाउनवर्ड दिखा दो, है ना। जैसे कि अपना फोर्स लेफ्टवर्ड है तो यहाँ पे मैं एकदम आंख बंद करके इसको डायरेक्टली क्या करूंगा, डाउनवर्ड दिखा दूंगा, है ना। इसको डायरेक्टली मैं यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स दिखा दूंगा, जो कि विच इज इक्वल टू एफ टी इटसेल्फ, एंड एफ टी की वैल्यू कितनी है, 1736 न्यूटन, है ना, आ गया। ओके, अब अगर इसी फोर्स की, ये फोर्स ऐसे इधर लेफ्टवर्ड ना रहते हुए राइटवर्ड रहेगा, है ना, अगर एचएलडी डायग्राम में अगर फोर्स की डायरेक्शन कैसी है, राइटवर्ड है, तो इसको अपवर्ड बता दो। बस सिंपल, एकदम सिंपल, इतना ही याद रखना, है ना। अगर फोर्स लेफ्ट में दिखा तो उसको डाउनवर्ड दिखा दो, है ना। अगर फोर्स राइट में दिखा तो उसको अपवर्ड दिखा दो, बस खत्म, इतना ही याद रखना है। ओके, तो अपना लेफ्टवर्ड है, इसके लिए इसको हम लोगों ने डाउनवर्ड यहाँ पे दिखा दिया है ना। और कोई फोर्स है क्या, नहीं है, पुली का कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है ही नहीं। ओके, तो चलो अब फर्दर कैलकुलेशन करते हैं। सेम कैलकुलेशन करना है, कुछ भी चेंज नहीं, है ना। तो मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0, सब में पहले समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। ओके, ए से मोमेंट लेंगे, एफ टी कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज, है ना। डिस्टेंस कितना है, सारा डिस्टेंस 400 है ना, और सारा डिस्टेंस एमएम में है ना। तो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो क्या आ जाएगा, 1736.2 इंटू डिस्टेंस है 400, उसके बाद माइनस आरसी एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस आ जाएगा माइनस आरसी इंटू डिस्टेंस कितना है 800, है ना, तो ये आ गया 800, है ना, इज इक्वल टू 0, क्योंकि डी पे कोई फोर्स है क्या, नहीं है, छोड़ दो, है ना। तो यहाँ पे आरसी का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा, कैसे मिलेगा, 1736.2 इंटू 400 डिवाइडेड बाय 800, है ना। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आरसी का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा 868.1 न्यूटन। ओके, अब सेकंड निकालने के लिए क्या करें, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। वैसे तो हॉरिजॉन्टल लोडिंग डायग्राम है तो इसको हम लोग एफ ऑफ वाई ऐसे टेक्निकली नहीं बता सकते, लेकिन रिप्रेजेंट कर रहे हैं वर्टिकल, इसके लिए एफ ऑफ वाई हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि हमको इजी हो जाएगा, है ना। तो अपवर्ड पॉजिटिव ले लो, डाउनवर्ड नेगेटिव ले लो। अपवर्ड क्या क्या जा रहा है, आर ए और आरसी, है ना, तो यहाँ पे लिख दो आर ए प्लस आरसी, आरसी की वैल्यू कितनी आ गई है 868.1, है ना, माइनस कितना आ जाएगा 1736.2, डाउनवर्ड है तो माइनस में आ गया, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आर ए का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा 1736.2 माइनस 868.1, है ना। तो आर ए का वैल्यू भी हम लोग को मिल जाएगा 868.1 न्यूटन, है ना। देखो क्योंकि एक ही लोड है जो सेंटर में, इधर से 400 इधर से 400, दो रिएक्शन है। ओके, इसके लिए दोनों रिएक्शन सेम आएंगे, विच इज इक्वल टू 868.1, दोनों के वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, है ना, 868.1, इधर भी 868.1। ओके, अब बीएम कैलकुलेशन कर लेते हैं, बीएम कैलकुलेशन फॉर आवर हॉरिजॉन्टल लोडिंग डायग्राम। इसके लिए बीएम कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग, इसको भी मिटा दो, अभी इसकी जरूरत नहीं है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन के लिए क्या कंसीडरेशन है ना, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन के लिए सिंपल सा कंसीडरेशन है, अगर मोमेंट
डाउनवर्ड है तो नेगेटिव, है ना, अगर मोमेंट अपवर्ड है तो पॉजिटिव, है ना, सिंपल, है ना। अब बेंडिंग मोमेंट कहाँ कहाँ आया, देखो ए पॉइंट पे भी नहीं आएगा, डी पॉइंट पे भी नहीं आएगा, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी और एट पॉइंट बी, ये दो ही पॉइंट पे आएगा। कॉर्नर पॉइंट का मोमेंट जीरो होता है ना। तो सब में पहले ए का तो जीरो हो गया, डी का जीरो होगा, बी का निकाल लेते हैं ना। तो मोमेंट एट पॉइंट बी, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी इज इक्वल टू, बी के लेफ्ट में देखो कैसा है फोर्स, अपवर्ड, अपवर्ड मोमेंट कैसा है, अपवर्ड, अपवर्ड मोमेंट पॉजिटिव है ना। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, 868.1 इंटू डिस्टेंस कितना है 400 है, तो यहाँ पे लिख दो 400। तो अब यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा 347.24 इंटू 10⁻³ न्यूटन mm। ओके, अब मोमेंट एट पॉइंट सी निकालना, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी निकालने के, देखो सी के राइट में कोई फोर्स है क्या, है ही नहीं, तो इसके लिए बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी क्या रहेगा, जीरो रहेगा, क्योंकि सी के राइट में। अब बोलोगे सी के लेफ्ट में तो फोर्स है सर, है ना। अब सी के लेफ्ट में आप लोग खुद कैलकुलेट करके देखो, जीरो आएगा आंसर, है ना, क्योंकि इसके राइट और लेफ्ट का बेंडिंग मोमेंट सेम रहता है ऑलवेज, हर एक पॉइंट का, है ना, मिडल पॉइंट का। तो सी के राइट में कोई फोर्स नहीं, मतलब इसका बेंडिंग मोमेंट जीरो हो गया। तो इसके लेफ्ट में फोर्सेस है, लेकिन उसको कैलकुलेट करोगे तो वो जीरो ही आएगा। ओके, तो मोमेंट एट पॉइंट सी जीरो है, तो उसको छोड़ दो। ओके, अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यहाँ पे बना लेते हैं हम लोग, है ना। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन बना लेते हैं हम लोग नीचे, है ना। तो यहाँ पे ये रेफरेंस लाइन बना लिया हम लोगों ने। सपोज ये पॉइंट ए, इधर किधर आ गया पॉइंट बी, इधर आ गया पॉइंट हमारा सी, और ये है पॉइंट यहाँ पे डी, है ना। तो मोमेंट एट पॉइंट ए और डी और सी पे तो जीरो है, बी पे मोमेंट है सिर्फ, तो यहाँ पे लिख दो, इधर मोमेंट बता दो, डायरेक्ट क्रॉस लाइन आ जाएगी। सी पे मोमेंट जीरो है तो डायरेक्ट लाइन आएगी यहाँ पे, ऐसा डायग्राम हम लोग को देखने मिल जाएगा। और इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं हम लोग 347.24 इंटू 10⁻³ न्यूटन mm। ओके, अब देखो यहाँ पे वर्टिकल लोडिंग डायग्राम हो गया, उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया, हॉरिजॉन्टल लोडिंग डायग्राम हो गया, उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया। अब रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट हम लोग को निकालना है ना। अब रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट भी एकदम सिंपल है, मैकेनिक्स में जो हम लोग रिजल्टेंट निकालते थे वही फॉर्मूला यूज करना है ना। क्या होता था रिजल्टेंट का फॉर्मूला, समेशन ऑफ एफ ऑफ अंडर रूट एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं है। तो अब बेंडिंग मोमेंट निकालना है मुझे पॉइंट बी पे, बी का रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट निकालना है। तो बी, तो बेंडिंग मोमेंट, रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले वर्टिकल लोडिंग डायग्राम में बी पॉइंट पे मोमेंट कितना है, ये है, देखो, है ना, डायग्राम को ही देख लो, बाकी कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है ना। 394.48 इंटू 10⁻³ है ना, इसका होल स्क्वायर प्लस, है ना। अब बी पॉइंट पे यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल लोडिंग डायग्राम में बेंडिंग मोमेंट कितना है 347.24 है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 347.24 इंटू 10⁻³ है ना, इसका भी होल स्क्वायर, है ना। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, रूट भी प्रॉपरली निकाल लेंगे, तो रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी हम लोग को मिल जाएगा 525.53 इंटू 10⁻³ न्यूटन mm, है ना। अब सेम इसी तरह से रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी निकालना है हम लोग को, है ना। तो देखो रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट, समय पहले रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी इन वर्टिकल लोडिंग डायग्राम कितना है 1041.74 है ना। तो क्या आ जाएगा 1041.74 इंटू 10⁻³ इसका होल स्क्वायर, है ना, प्लस अब देखो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इन हॉरिजॉन्टल लोडिंग डायग्राम सी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कितना है, जीरो है ना। तो यहाँ पे जीरो लिख दो, जीरो का स्क्वायर भी जीरो होता है, जीरो लिखो क्या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ ये रहेगा। तो देखो यहाँ पे स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कितना रहेगा, उतना ही रहेगा 47 इंटू 10⁻³ न्यूटन mm। ओके, अब ये दोनों जो रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट है इनमें से हम लोग को क्या करना रहता है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट सेलेक्ट करना रहता है ना। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, है ना, तो एम मैक्स मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या रहता है, मोमेंट एट पॉइंट बी और मोमेंट एट पॉइंट सी, दोनों में से मैक्सिमम रहता है। दोनों या जितने भी पॉइंट रहेंगे, जितने बेंडिंग मोमेंट हम लोग को मिलेंगे रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट, उतनों में से सब में मैक्सिमम वैल्यू सेलेक्ट करना होता है ना। तो यहाँ पे दो ही पॉइंट है, दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है, देखो 1041.47 इंटू 10⁻³ और ये 525.53 इंटू 10⁻³। 1041.47 इंटू 10⁻³ ये मैक्सिमम है, तो इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे 1041.47 इंटू 10⁻³ न्यूटन mm। ये मिल गया हम लोग को मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, है ना। अब देखो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हम लोग को यहाँ पे मिल चुका है, टॉर्क हम लोग ने ऑलरेडी निकाला हुआ है ना। अब हम लोग हमारा
डायमीटर निकालने की तरफ बढ़ सकते हैं ना। हम लोगों ने सब में स्टार्टिंग में टाउ निकाला था, शेयर स्ट्रेस सिग्मा मैक्स है ना। तो टाउ मैक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 16 TE डिवाइडेड बाय पाई इंटू डी क्यूब है ना। तो यहाँ पे जो ये डी क्यूब है, ये डी क्यूब की वैल्यू मतलब डायमीटर ऑफ शाफ्ट जो हम लोग को निकालना है ना, और टाउ मैक्स की वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों ने निकाला है ना। अब टी क्या रहता है, ये इक्विवेलेंट टॉर्क रहता है ना। तो अब टीई का क्या फॉर्मूला होता है, देखो टीई दैट इज इक्विवेलेंट टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट KBM होल स्क्वायर प्लस KTT होल स्क्वायर है ना। अब KB और KT जो कंबाइन फटीग एंड चॉक फैक्टर होते हैं बेंडिंग और ट्विस्टिंग टॉर्जन के लिए, वो हम लोग को प्रॉब्लम में ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे ना। KB और KT दोनों की वैल्यू 1.25 है ना। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे सारे के सारे हम लोग। M मतलब ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो हम लोगों ने निकाला है ना। KB कितना है 1.25 है ना, इंटू M मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है 1041.47 इंटू 10⁻³ है ना, इसका होल स्क्वायर। ओके, प्लस अब KTT इसकी वैल्यू नीचे लिखता हूं मैं। KT कितना है 1.25 है ना, इंटू T टॉर्क की वैल्यू क्या है 260.43 इंटू 10⁻³ है ना, इसका होल स्क्वायर है ना। ये भी, ये देखो ये भी रूट में, ये भी रूट में, प्लस में, ये रूट में, ये रूट पूरा है दोनों के लिए। ओके, आगे स्पेस नहीं इसलिए नीचे लिखा। ओके, तो अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो हम लोग को इक्विवेलेंट टॉर्क या ट्विस्टिंग टॉर्क हम लोग को मिल जाएगा 1342.25 इंटू 10⁻³ न्यूटन mm है ना। तो ये मिल गया हम लोग को इक्विवेलेंट टॉर्क का वैल्यू है ना। अब ये वाला वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करना है ना। अब यहाँ पे टी मैक्स का जो वैल्यू है, दो वैल्यू मिले थे हम लोग को टाउ के, उसमें से हम लोग को मिनिमम सेलेक्ट करना था। जो मिनिमम था वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख के रखा था 94.5 है ना, जो अब यहाँ पे यूज होगा है ना। तो टाउ मैक्स के जगह पे लिख देंगे हम लोग 94, टाउ मैक्स के जगह पे लिख देंगे हम लोग 94.5 इज इक्वल टू देखो 16 इंटू टीई कितना है 1342.25 इंटू 10⁻³ है ना, होल डिवाइडेड बाय अब यहाँ पे पाई इंटू डी क्यूब है ना। तो यहाँ पे डी क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 94.5 इंटू पाई डिवाइडेड बाय 16 इंटू 1342.25 इंटू 10⁻³ है ना। इसको प्रॉपर ब्रैकेट में रखो दोनों को, इसको कैलकुलेट करो। इसको कैलकुलेट करने के बाद आपको डी क्यूब का वैल्यू मिलेगा। ओके, फिर ये डी क्यूब को इसका क्यूब रूट निकाल लोगे तो आपको डायमीटर का वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा है ना, विच इज इक्वल टू 41.67 है ना। सम इक्वल टू इसको 42 mm बोल सकते हैं हम लोग है ना। तो डायमीटर ऑफ द शाफ्ट हम लोग को मिल गया 42 mm है ना। तो 42 mm डायमीटर मिल गया, यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम खत्म हो जाता है ना। तो देखो प्रॉब्लम समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।